ये जो वीडियोस हैं वो क्या बता रहे हैं? ये जो आतंकी हैं बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी वो बात कर सकते हैं कत्लेआम को लेकर, जिस जिहाद की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, धर्म आधारित धमकियां दे रहे हैं हमला करने की या जिहाद फैलाने की बात कर रहे हैं। ये आतंक की फैक्ट्री जिससे आप लोग पल्ला झाड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान कहता है कि हमारा आतंक से कोई लेना देना नहीं है, ये तस्वीरें झूठ बोल रही? जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। ओके, देखिए मैंने आपके पैनल को सुना है। मैं इसमें यही कहूंगा कि ये हमेशा से इंडियन मीडिया पे होता है कि पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर आप लोग इंडियन अवाम को दिखा देते हैं कि बिल्कुल एक कट्टरवादी मुल्क है और वहां पे औरतों को बिल्कुल भी आजादी नहीं और जिहाद की बात होती है, कुफार को तबाह करने की बात होती है। पाकिस्तान की एक गलत किस्म की पिक्चर हमेशा से इंडियन मीडिया के ऊपर इस तरह पेश की जाती है, तो इसमें ये हमारे लिए कोई नई बात भी नहीं। दूसरी बात, आपने कहा जहाज की फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर इस तरह से आगे, मुझे बताएं अभी आपका दिल्ली ब्लास्ट हुआ था नवंबर के अंदर, उसमें बकायदा इन्वेस्टिगेशन की गई, क्या उसमें पाकिस्तान का आया नाम? आप दिल्ली ब्लास्ट पर जांच चल रही है, उस पर हम बात कर लेंगे आपसे। ये जो वीडियोस हैं उन पर तो बताइए ना आप, उस पर क्या जवाब है आपका? एआई वीडियोस हैं क्या ये? मैम इस तरह की वीडियोस आए रोज, देखिए इस तरह की वीडियोस ना आए रोज इंडियन मीडिया के ऊपर आती रहती है और आपके पास इस बात का भी प्रूफ नहीं होता कि ये आती है, ये खुलेआम वहां पर बोलने की छूट मिल जाती है आतंकवादियों को, वो कुछ भी बोलते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं प्रधानमंत्री से वो आपके कत्लेआम की बात कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और जिहाद फैलाने के बाद ही वो कह रहे हैं कि यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जिहाद करना पड़ेगा, गर्दन काट देंगे। ये तमाम जो धमकियां दी जा रही हैं, क्या मतलब इस बात का? मैम एक आपकी आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है, मैं आपके सवाल को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो आपके पहले बोल रहे हैं उनकी आवाज मुझे आ रही है, तो आपकी आवाज मुझ तक इस तरह नहीं आ रही, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। आप ये देखिए कि जहाज की जो फैक्ट्री है, आपका देखिए यही होता है कि पाकिस्तान जो है वो जहाज पर गढ़ बन गया, लेकिन आप यूएन रिपोर्ट बिल्कुल आप स्टडी नहीं करते, जिन्होंने 2025 में लिखा कि अफगानिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, अफगानिस्तान में टीटीपी है, अफगानिस्तान में अलकायदा है, अफगानिस्तान में दाइश है, तो ये आप बिल्कुल उस को दरकिनार कर दिया करते हैं। खैर उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हमारे कर्नल साहब है, उन्होंने मदरसे की बात की, तो मैं आपको बताऊं ये गलत किस्म का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्यों है कि वहां पे सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। अभी अगले महीने फरवरी के अंदर हमारे यहाँ जितने भी मदरसे हैं उनकी बाकायदा एक बार पे रजिस्ट्रेशन होने जा रही, तो ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ इस तरह जहाज की तालीम दी जाती है। और सबसे अहम बात, हमेशा इंडिया के ऊपर मैं सुनता रहता हूँ हाफिज सईद, हाफिज सईद, तो हाफिज सईद कहां पर है? हाफिज सईद आज जेल के अंदर है, 8 साल से वो जेल के अंदर है और ये हमने इकदाम उसके खिलाफ उठाए हैं, इस पर आपको मुतमईन होना चाहिए। बाहर से उसके वीडियोस आते रहते हैं, वो धमकाता रहता है, गीदड़ भभकी देता है और आप कह रहे हैं कि सजा काट रहा है। शैलेशानंद जी, ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। देखिए ये बेशर्मी की एक हद पार कर चुका है पाकिस्तान। 2008 से लेकर के 2025 में जितनी बार हमारी सेना ने इनको पीटा है, उतनी बार इन्होंने वापस से पलट करके हमारा दुश्मन है, उससे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? वो तो हमारा दुश्मन है, उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फाजिल अहमद जी, आपकी बारी आएगी, अपनी बारी में बोलिएगा। हमारा काम है उसको सुनिए गला काट के ले आना, फाजिल अहमद हमारा साहब काम है सुनिए। उसको रगड़ देना। हमारी बंदूकें क्यों बारूद भर के बैठी है? हमारी सरकार इतनी कमजोर क्यों हो गई? भारत सरकार ना कमजोर है और भारत किसी की गर्दन काटने की बात नहीं करता है। फाजिल अहमद साहब, पूरी देश की जनता को अच्छा लग रहा है क्या ये? 30 लाख सेना है हमारे पास, हम लोग विश्व की तीसरी शक्ति है और हम लोग चुपचाप वीडियो सुन रहे बैठ करके। इसीलिए हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की अपील की थी सरकार से कि अपील जारी, आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए, नहीं तो ये बार बार हमारा दुश्मन है जो हमको ललकारता रहता है। इसीलिए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार भाग गई, बीच में लड़ाई छोड़ के भाग गई, पूरे देश की जनता का अपमान कर दिया इन लोगों ने। बड़ा बुरा लग रहा है फाजिल अहमद साहब आपको, जब हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सरकार को कमजोर बता रहे हैं, सरकार की अपनी रणनीति होती है, अपनी वो उनके पास स्ट्रेटजी है, वो आपको बताएंगे क्या कर? फाजिल अहमद, जो आपसे सवाल पूछा था अभी तक उसका जवाब नहीं आया, आपने जिहाद की परिभाषा नहीं बताई। वो कभी क्या हमारे लिए फूल भेजेगा?
इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं, तो आप बताइए ना, ये जब बार बार ये कहा जाता है कि धर्म की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये आतंकवादी किस तरह की बातें करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, उस जिहाद पर आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या आपको सोसाइटी की जीरो नॉलेज है? एंकर किसने बना दिया आपको? शर्म आनी चाहिए, किस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल का तो जवाब आपके पास है नहीं, एक लाइन आपने नहीं बोली है। आप इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं, आप बताइए ना अपने धर्म के बारे में क्या जानकारी आपको? आपको फूल भेजेगा? अरे हमारा काम है दुश्मन को कुचल देना। हम भारत हैं। बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। शैलेश आनंद जी, आप बोलिए, आवाज म्यूट कर दीजिए। दुश्मन को कुचल देने का। ठीक है, ठीक है। देखिएगा वंदना जी, जिहाद की अवधारणा कहीं पर भी हो, अंदर हो या बाहर हो, ये क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी यूनिफाइड मुस्लिम की बातें करते हैं, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर ये आतंक के पनाहगार हो जाते हैं। आतंक के बीज इसी के अंदर प्रस्फुटित होते हैं। वहाबी के अंदर देखते हैं तो कट्टरवाद आता है, जिसके अंदर परंपरागत मुस्लिमों को भी कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाता है। तीसरा हम देखेंगे वैश्विक इंटरफेरेंस जो होता रहा है वो इन आतंकवादियों को जन्म देता रहा है। आपने 9/11 के बाद में देखा था अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए ने जो कार्रवाई करी। हम अभी भी बात कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर हमारे इंटरफेरेंस की, तो हाँ एक बात सत्य है कि अब हमें अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति बहुत विपरीत है। हमने एक अवसर दे दिया, वो अंतिम अवसर था, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब स्पष्ट है इनको खोज करके हमें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में समझाने से कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान को समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। अब स्पष्ट सी बात है कि नई नीति के तहत हमारी सेना बड़ी तत्पर है और बड़ी सरल सहजता से पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अंदर उल्टा कर सकती है। तब हमें चाहिए कि हमारा शासन इस प्रकार की डिप्लोमेसी अपनाए, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाए कि सीधे अब आक्रमण करे, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को हम खोज करके नहीं मारेंगे, तो चलता रहेगा। ये एक डिप्लोमेटिक जिसे कह सकते हैं कि हमारा एक सरल तरीके से बेहतर ही रहेगा, पर इसका निर्णय निकल करके नहीं आने वाला है। आप याद करिएगा बालाकोट के समय पर हमने क्या करा था, याद करिएगा 14 जनवरी को क्या करा था हमने, 14 के अंदर, 13 के अंदर क्या करा था, 27-28 जुलाई को हमने, यहाँ तक कि अभी हमने सिंदूर में क्या किया। ये इनको याद दिलाते रहना पड़ेगा, और याद बार बार दिलाना बंद करिए, एक बार में इनको पूरी तौर पर सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हो गया, ये वाकई में टेररिस्ट का लॉन्च पैड है, ये शुरू से है। मैंने आपको कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर टेररिज्म है, और बहुत सारी जगहों पे टेररिज्म स्पॉन्सर्ड स्टेट भी है। तो ये मिली जुला मामला है, इसके अंदर इन दोनों को अलग नहीं मान सकते। वहां की सरकार हो, ISI हो, और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के, ये सब एक दिशा में ही कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मसूद अजहर, जब ये दिनेश शर्मा जी कहता है कि अल्लाह से शहादत मांगते हैं, और 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, तादाद इतनी है कि अगर बता दी जाए तो मसूद अजहर बहुत बड़ा सवाल हो उठ गया। जाएंगे। भारत से बड़ा है क्या वो? जहर उगल रहा है। भारत से बड़ा है, हमारी सेना से बड़ा है क्या मसूद अजहर? किसने कहा? फाजिल अहमद साहब, क्यों रोने की? किसने क्यों कहा इतना बड़ा रो रहे है? हैं लेकिन हम बात भी ना करें, क्यों रो रहे हैं भाई? आपसे पूछकर बात करेंगे। आप एक बार लग के खत्म करो। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए शब्द नहीं आपके पास, ऐसे 100 मसूद अजहर बीच बीच में आप टोक रहे हैं। ये तरीका नहीं होता है चर्चा में बैठने का। फाजिल अहमद, क्यों नहीं बर्बाद कर रहे? दिनेश शर्मा जी आप बोलिए। भाग रहे हैं उस दिनेश पर? शर्मा जी क्यों भाग रहे हैं बताइए आप हमको। और जरा मेरठ में जो दलित को जला दिया जिंदा हिंदू कट्टरपंथियों ने भारत के अंदर, क्या बात कर रहे हैं? आपसे पूछा क्या जाता है, जवाब क्या देते हैं? अपनी बारी में बोलेंगे नहीं? दिनेश शर्मा जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। हमारे देश के दिनेश शर्मा जी आप बोलिए, इनकी आवाज बंद कर बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 36 से ज्यादा हिंदू पकड़े गए, जो ISI को सूचना दे रहे थे, जो पाकिस्तान से मिले हुए थे। मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। जो बात आपको सूट करेंगी वो आप बात करेंगे, सवाल कुछ भी हो जवाब अपनी मर्जी से देंगे। आप रट कर आते हैं। फाजिल अहमद ऐसे नहीं चलेगा मेरे साथ। इनकी आवाज बंद कर दीजिए। दिनेश शर्मा जी बोलेंगे। दिनेश कैसे खत्म करेंगे? दिनेश देखिए मैडम, जो मसूद अजहर की आप बात कर रहे हैं, मैं दोबारा वो दोहराना चाहता हूं कि ये वही मसूद अजहर है जब भावलपुर के अंदर जो है इसके कैंप के ऊपर अटैक किया था, और इसकी सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी कि हे अल्लाह मुझे भी उठा लेता। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो है उस समय भारत की टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जिसने जीने की शक्ति बंद कर दी है, आज आप उसकी बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? कोई लॉजिक होता है किसी प्रकार की बात करने का कि लोग मेरे जो जिहादी हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं
मुझे वो कह रहे हैं कि हमें शहादत के लिए भेज दो। अरे भाई, तेरा इतना कमांड एंड कंट्रोल है जिहादियों के ऊपर, अगर इतना कमांड एंड कंट्रोल है तो उस दिन तुम भी बहावलपुर में होते, तुम भी अपनी शहादत दे देते। ये सब जैसा मैंने पहले बताया है, जिसमें आप सभी होंगे, ये एक प्रकार का बिजनेस है। ये टेररिज्म जो है, ये कुछ लोगों के लिए जो है एक इंडस्ट्री बनी हुई है। उनका बेसिक मुद्दा जो है लोगों को दिखाना है कि हम जो है बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं, हम अपने देश के बहुत वफादार हैं। लेकिन इस प्रकार का लोगों को गुमराह करने के बाद जो है उनको पैसा आता है, वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। तो इसकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। लेकिन जी हाँ, इनकी कार्रवाइयों के ऊपर, इनके हरकतों के ऊपर मुझे लगता है, मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, तो हमारी सरकार नजर रखती होगी, जहां हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नजर रखती होंगी, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या बाकी जगह के ऊपर कर रहे होंगे, वो निश्चित तौर के ऊपर इस प्रकार की हरकतों के ऊपर नजर रखते होते हैं। एक मिनट आप देंगे तो मैं इसी से रिलेटेड करना चाहता हूं। जी। देखिए मैडम, इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने टेररिज्म को सपोर्ट करके उनको पालने पोसने के लिए एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ 2019 में इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएन असेंबली में पार्टिसिपेशन के बाद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2019 में इनके देश के अंदर 30 से 50,000 तक के टेररिस्ट थे। अभी हाल ही में इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा अहमद, उसने जो है न्यूज एजेंसी फॉरेन इंटरव्यू में बताया है कि वो जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो पाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट मिला? हिलरी क्लिंटन कह गई थी कि अगर आप अपने बैकयार्ड के अंदर सांप को पालते हो तो वो एक दिन आपको डसेगा, और वही चीजें जो हैं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। देखिए किस प्रकार से इनोसेंट पाकिस्तानी जो है उनको जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं। और सबसे मुझे दुख लगता, हालांकि पाकिस्तान मेरा दुश्मन देश है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख लगता है 2015 का वो जो पेशावर के अंदर वो इनोसेंट बच्चे जो आर्मी स्कूल के अंदर थे, 115 या 120, उन बच्चों को ने जो अभी जिन्होंने अपना जिंदगी अभी जीनी थी, उनको मार दिया गया। क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, क्या हो रहा है सिंध प्रांत के अंदर, क्या। तो आई मीन, आप अगर टेररिज्म को आप जिस रास्ते के ऊपर चलोगे, जैसा कि हमारे हिंदू कल्चर में कहते हैं कि एवरीबडी हैज टू पे फॉर हिज ओन डीड्स हियर ओनली, तो ये भुगत रहे हैं। अभी भी संभल जाते हैं तो ठीक है,